Next is manganese, which is absorbed in the form of manganous ions Mn2+. अगेन बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 3d5 स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन बच जाती है मैग्नीज में, जो कि ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैग्नीज Mn2+ फॉर्म की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। एंड आपने नोटिस किया होगा मैग्नीज के नाम की सिमिलैरिटी है मैग्नीशियम के साथ, तो इसके फंक्शंस की भी सिमिलैरिटी होगी। इट एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जो कि एग्जैक्ट फंक्शंस थे मैग्नीशियम के। एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के भी एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है। ये मोलिब्डेनम की फंक्शन था, हमने देखा था, मोनी से इसको लर्न किया था। एंड ये जो मैग्नीज नाम है Mn से ये रिप्रेजेंट किया जाता है, MO से मोलिब्डेनम को करते हैं। बेसिकली N के बाद ही आता है O, यानी इन दोनों में रिलेशन है, तो इससे याद रखो मोलिब्डेनम का भी एक फंक्शन करेगा मैग्नीज। द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये चीज़ हम पिछले चैप्टर से जानते हैं कि ट्रांसपिरेटरी पुल एक्शन के थ्रू रूट से लीव्स तक जाता है पानी, एंड वही लीव्स में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, तो कॉलम ऑफ वाटर की फॉर्म में जाता है रूट से लीव्स तक वाटर। एंड इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉलम ही स्प्लिट होता है लीव्स के अंदर। कॉलम वर्ड आप जानते हैं COLMN होता है। Mn से मैग्नीज यहाँ पे याद रखना है, और कोल से क्लोरीन। आगे आप देखेंगे क्लोरीन भी हेल्प करता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में, तो इन दोनों को इस चीज़ से आप लर्न कर पाएंगे। जिंक है नेक्स्ट, विच इज़ एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ आयन। अगेन पीछे 3d10 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच जाती है, इसलिए Zn2+ फोन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस। ये चीज़ हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में देख चुके हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट एंड में ये लाइन आती है दैट जिंक एक्टिवेट्स कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इट इज़ आल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ये तो इसके नाम में ही आता है, पीछे जिन आता है ऑक्सीजन के पीछे, एंड जिन स्टार्टिंग में आता है जिंक के, तो ऐसे ही इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपर। ये क्यूप्रिक आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है Cu2+, जस्ट लाइक आयरन, जो कि फेरिक आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका भी रीज़न है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद 3d9 बच जाती है कॉपर में। 3d9 ही स्टेबल होती है एक्वा सॉल्यूशन में। ये चीज़ आप D&F ब्लॉक चैप्टर में देखेंगे, इन टेक्स्ट को क्वेश्चन की फॉर्म में ये पूछा गया है कि Cu2+ एक्वा सॉल्यूशन में क्यों स्टेबल होती है ओवर Cu+। एंड एक्वा सॉल्यूशन में ही तो ये मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं यूजुअली, इसलिए यहाँ पे Cu2+ स्टेबल होगी। एंड ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं आप, जैसे फंक्शंस थे आयरन के वैसे ही कॉपर के भी हैं यहाँ पे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही इसका मेन यूज़ होता है इन एक्टिवेशन ऑफ, और रादर एसोसिएशन विद एंजाइम्स, क्योंकि एक्टिवेशन नहीं करता एंजाइम्स में एज अ एलिमेंट, उनका स्ट्रक्चरल एलिमेंट प्रेजेंट होता है आयरन एंड कॉपर, तो ये क्यूपरिक की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाएगा, जस्ट लाइक आयरन फेरिक की फॉर्म में किया जाता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। ये एंजाइम्स का एक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है आयरन के जैसे। एंजाइम्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करते ही हैं, तो वहाँ से ये रिलेट किया जा सकता है। एसोसिएटेड सर्टेन एंजाइम्स इन रिडॉक्स रिएक्शन रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज टू Cu2+ टू Cu+ टू Cu2+। वही है आयरन के जैसा ही है, रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, उसमें हेल्प करता है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी एक दो यूजेस इसके गिवन है यहाँ पे सिमिलर हैं आयरन के साथ ही। नेक्स्ट है बोरॉन। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एज BO3 3- एंड B4O7 2-। या एग्जैक्ट फॉर्मूलाज आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इतना पता होना चाहिए कि बोरॉन 13 ग्रुप में आता है P ब्लॉक में, जिसकी ग्रुप या फिर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। जैसे इसके बाद जो एल्यूमिनियम आता है उसकी भी +3 स्टेबल है, तो बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों में +3 होगी। इससे ही आप इन दोनों फॉर्मूलाज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। बोरॉन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। तो सबसे पहला यूज़ जो आपको यहाँ पे बोरॉन का ध्यान रखना है, इट इज़ इन कार्बोहाइड्रेट
ट्रांसलोकेशन। एंड इसके नाम से ही ये पता लग जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में BOR मिल जाएगा आपको और ट्रांसलोकेशन के एंड में ओन मिल जाएगा। इन दोनों को मिलाइए बोरोन बन रहा है। तो पहला यूज लर्न करना है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन का। अब कार्बोहाइड्रेट की स्टार्टिंग में आता है CA, तो इससे याद हो जाएगा कि अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, CA से कैल्शियम में भी इसका यूज़ होता है। एंड जो अब और फंक्शंस बचे वो कैल्शियम पूरे कर देगा। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फंक्शनिंग। हम जानते हैं नॉर्मल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में कैल्शियम का यूज़ होता है, पीछे अभी हमने देखा था। एंड नेक्स्ट है पोलन जर्मिनेशन। इससे पहले देखिए सेल इलोंगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब याद कीजिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ पे रूट का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन आपको गिवन है, वहाँ पे जोन ऑफ इलोंगेशन के अंडर ये भी गिवन है कि वहाँ पे डिफरेंशिएशन भी होती है। तो इलोंगेशन से एसोसिएटेड है डिफरेंशिएशन, एंड डिफरेंशिएशन कैल्शियम करवाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में रिक्वायर्ड होता है, हमने पीछे देखा था। तो ये दोनों आपस में जुड़ी होते हैं, ऐसे याद हो गया। और पोलन जर्मिनेशन ये थोड़ा सा हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम में भी, एंड आगे डिटेल में ये आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, कि जब पोलन जर्मिनेट करता है स्टिग्मा के ऊपर तो जो वेजिटेटिव सेल होती है पोलन ग्रेन्स में वो पोलन ट्यूब की फॉर्म में निकलती है उससे, यानी इलोंगेशन होती है वेजिटेटिव सेल की। एंड हमने अभी देखा सेल इलोंगेशन में कैल्शियम की हेल्प होती है, तो इसलिए पोलन जर्मिनेशन में भी कैल्शियम का यूज़ होगा। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम विच इज़ एब्जॉर्ब्ड एज मोलिब्डेट आयंस MoO2 यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मोलिब्डेनम की। एंड हमने अभी देखा कि मैग्नीज से ये लिंक्ड होता है, क्योंकि N के बाद O आता है, मैग्नीज में Mn है, यहाँ पे MO, तो मैग्नीज Mn2+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो ये भी 2+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। एंड पीछे हमने देखा था ऑक्सीजन के साथ एसोसिएटेड होते हैं यूजुअली ये एलिमेंट्स, जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, तो वैसे ये मोलिब्डेट की फॉर्म में आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। इसका बेसिकली एक पूरा कंपाउंड दे दिया गया है, क्योंकि इससे ऐसे याद रखो यहाँ पे मोलिब्डेनम में छोटा O आ रहा है ऑक्सीजन, इसलिए बड़े ऑक्सीजन के साथ ये एसोसिएटेड होगा, वरना होते सारे कंपाउंड्स की फॉर्म में ही है, क्योंकि आयंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना, प्रेजेंट तो होंगे इनके कैटायंस और एनायंस दोनों। यहाँ पे कुछ के लिए एनायंस मेंशन कर दिए जाते हैं और कुछ के लिए कैटायंस। It is a component of several enzymes including nitrogenase and nitrate reductase, both of which participate in the nitrogen metabolism. ये चीज़ आप आगे देखने वाले हैं, जहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन गिवन है। नाइट्रोजिनेस का तो वहाँ पे जिक्र आता है, लेकिन नाइट्रेट रिडक्टेज का यहाँ नाम ले दिया गया है, बाकी कहीं नहीं जिक्र आता है इसका चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है हमें इसका लिंक करके, इसलिए समझ में तो रखना है इसको। इससे पहले पेज पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से पहले पेज पे डीनाइट्रिफिकेशन करके एक प्रोसेस गिवन है, उससे इसको रिलेट किया जा सकता है। बेसिकली 2 बैक्टीरिया होते हैं, सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, जो कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नाइट्रेट को रिडक्शन कर रहे हैं ना वो, तो उन दोनों को नाइट्रेट रिडक्टेज की कैटेगरी में रखा जाता है। एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो ये रिड्यूस हुआ नाइट्रोजन में, इसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया में। तो दैट्स हाउ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वो किया जाता है नाइट्रोजिनेस बैक्टीरिया के द्वारा, N2 अमोनिया। तो दैट्स हाउ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ये दोनों एंजाइम्स इन्वॉल्व हुए, बाद में नाइट्रोजिनेस एंड पहले नाइट्रेट रिडक्टेज, जिसके इन टर्न अंडर 2 बैक्टीरिया आते हैं। इन दोनों बैक्टीरिया में होता होगा ये, ऐसा आप बोल सकते हैं, थायोबैसिलस एंड सूडोमोनास। एंड दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ये मोलिब्डेनम, इसके नाम से याद रखो। मोलिब्डेनम के बाद में डैन आता है, डैन से दोनों याद रखो कि जो दोनों एंजाइम है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, उन दोनों को एक्टिवेट करता है। लास्ट है क्लोरीन, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ chloride ions just like any other halogen exists in the form of halide ions. Chlorine also do so along with sodium and potassium. It helps in determining the solute concentration and anion cation balance in the cell. इसी को पीछे में बोल रहा था ओस्मो रेगुलेशन। अब हम जानते हैं कि सोडियम कैसे लिया जाता है बॉडिंग में, उसकी डाइटरी इंटेक क्या होती है, कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में वो लिया जाता है। अब सोडियम उससे Na+ आ गया जो कि ओस्मो रेगुलेशन में यूज़ होगा, तो क्लोराइड का भी इसी के
अंडर यूज होता है, या ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि एक ही कंपाउंड से दोनों डिराइव्ड हैं। एंड पोटेशियम तो हम जानते हैं सोडियम पोटेशियम पंप की फॉर्म में ये इन्वॉल्व होता है सोडियम के साथ। इट इज़ एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, ये हमने पीछे अभी डिस्कस किया था, विच लीड्स टू द ऑक्सीजन एवोल्यूशन। एंड दैट्स all about the roles of the macro and micronutrients in plants. Next है deficiency symptoms of these essential elements. The concentration of essential element below which plant growth is retarded is termed as critical concentration. अब ये जो critical में कल है, इससे आपको चल याद होना चाहिए, आना चाहिए, CHAL मीन्स वो कंसंट्रेशन एसेंशियल एलिमेंट की जहाँ पे जिससे प्लांट का काम चल जाता है, काम चल जाएगा। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन जिसको बोल सकते हैं वो होगी क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अब अगर इससे नीचे कंसंट्रेशन हुई एसेंशियल एलिमेंट की तो डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी उसकी। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट इफ इट इज़ प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। एंड अगर इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी उसी एलिमेंट की। क्रिटिकल मतलब ये नैरो रेंज होती है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की किसी भी एसेंशियल एलिमेंट के लिए प्लांट के रिगार्डिंग। तो ये आपको ने यहाँ से याद रखना है, कल से चल जाएगा, यानी जिस कंसंट्रेशन पे, सिर्फ जिस कंसंट्रेशन पे ऑप्टिमम होता है प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट की कंसंट्रेशन, उसको क्रिटिकल बोलते हैं। चल जाएगा, यहाँ से ध्यान रखना है इसे। In the absence of any particular element, plants show certain morphological changes. These morphological changes are indicative of certain element deficiencies and are called deficiency symptoms. तो morphological changes means जो बाहर से देख के पता लगाए जा सकते हैं, symptoms उन्हीं को बोलते हैं, लक्षणों को। तो किसी भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से जो नॉर्मल फंक्शन हो रहा था उस एसेंशियल एलिमेंट का, वो तो नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लांट शो करेगा कि नॉर्मल फंक्शन नहीं हो रहा है इन फॉर्म ऑफ सर्टेन सिम्टम्स, उन्हीं को डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलते हैं। These symptoms vary from element to element and they disappear when the deficient mineral nutrient is provided to the plant. ये चीज़ हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी डिफरेंट डिजीज़ कॉज करती है प्लांट्स में, यानी डेफिशिएंसी सिम्टम्स अलग अलग होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, एंड वो डिसअपियर कर जाएंगे अगर डेफिशिएंट मिनरल प्रोवाइड कर दिया गया है। ऑफ कोर्स क्योंकि क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम थी जब उसकी कंसंट्रेशन, तभी वो सिम्टम शो कर रहा था। अगर आपने प्रोवाइड कर दी तो जो नॉर्मल रोल है उस मिनरल एलिमेंट का वो परफॉर्म करने लगेगा फंक्शन, एंड डेफिशिएंसी सिम्टम डिसअपियर हो जाएंगे। दिस इज क्वाइट obvious thing. However, if deprivation continues, it may eventually lead to the death ऑफ द प्लांट। तो ये सारे एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स होते हैं, ये हमने देखा था, जो कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं तीनों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग के। अगर इनकी कमी हो गई तो लिविंग रहेगा ही नहीं प्लांट, वही चीज़ बताई जा रही है, डेप्रीवेशन से डेथ हो जाएगी। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट शो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट, यानी कौन से पार्ट में डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि जिस एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो रही है वो कैसा है, मोबाइल है या नहीं है। For elements that are actively mobilized within the plants and exported to young developing tissues, deficiency symptoms tend to appear first in the older tissues, क्योंकि younger tissue में तो जो मोबाइल एलिमेंट्स है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, एंड ओल्डर टिश्यूज़ के अंदर से ही ये मोबाइल एलिमेंट्स निकाले जाते हैं जब वो ओल्डर पार्ट सेंसेंस की ओर बढ़ रहा होता है, यानी प्लांट से डिटैच होने वाला होता है, तो यंगर पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो ओल्डर टिश्यूज़ में नहीं बचेंगे मोबाइल एलिमेंट्स, इसलिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स ओल्डर टिश्यूज़ में अक्कर करेंगे मोबाइल एलिमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन सेंसेंट लीव्स, एंड यहाँ पे मैग्नीशियम एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। यही सेम टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे हमने लर्न किया था कौन से मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं प्लांट में, कैप्शन वर्ड से
कैप्शन में के से पोटेशियम, पी से फॉस्फोरस एंड पीछे आता है सन तो उससे सल्फर और नाइट्रोजन हमने लर्न किया था। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और पोटेशियम तो ठीक है, मैग्नीशियम एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, उसको ऐसे याद रखो। Mg से हमने यहाँ पे इस चैप्टर में लर्न किया हुआ है Mg और Ca, ये मैक्रो एलिमेंट्स की ट्रिक में आता है मजे करो। तो Mg से मजे हमने लर्न किया हुआ है। एंड आपको मज़े आते ही हैं तब जब मोबाइल आपके पास हो, या तो गेम्स खेल रहे हैं उसमें या फिर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो मज़े इज इक्वल्स टू मोबाइल, यानी मैग्नीशियम मोबाइल एलिमेंट है, ये यहाँ से लर्न हो जाएगा। एंड नाइट्रोजन पोटेशियम होता है, ये हमने पिछले चैप्टर से लर्न किया हुआ है। एक जो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि सल्फ़र को यहाँ पे स्ट्रक्चरल एलिमेंट कंसीडर किया गया है, एंड पिछले चैप्टर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में उसको मोबाइल एलिमेंट कंसीडर किया गया है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती हैं जो कंसिक्वेंटली ही चैप्टर गिवन है, ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12। तो इनके लिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होगा कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो कौन से चैप्टर से आ रहा है। अगर वो आ गया मिनरल न्यूट्रिशन से तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, मोबाइल एलिमेंट नहीं है सल्फ़र। एंड अगर वो आपको लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से है तो वहाँ पे सल्फ़र होगा एक मोबाइल एलिमेंट। इसके लिए मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ आपकी, मैंने बताया हुआ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में कैप्शन वर्ड से जो मोबाइल एलिमेंट्स है उसको लर्न करना है। एंड कैप्शन को आप डिराइव कर सकते हैं कैपिलरी एक्शन से। बेसिकली ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में इसी मेथड, इसी फिनोमेना के थ्रू ही तो मूव करता है वाटर, कैपिलरी एक्शन से। तो यहाँ से कैप उठाओ, पीछे से सन उठाओ, तो कैप्शन यहाँ पे बन जाएगा। यानी कैप्शन से जो हमने 4 मोबाइल एलिमेंट्स लर्न किए थे वो आते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, यहाँ से लर्न हो जाएगा। यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से क्वेश्चन आ रहा है तो कैप्शन यूज़ करना, यानी सल्फ़र मोबाइल होगा। एंड यहाँ पे गिवन है कि सल्फ़र एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। अगर मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आया तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि मोबाइल नहीं है सल्फ़र। In older leaves, biomolecules containing these elements are broken down, making these elements available for mobilizing to younger leaves. ये डिटेल में कंसेप्ट डिस्कस किया जा चुका है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, सेंस के टाइम्स ऐसा होता है, तो वहाँ से रेफर कर सकते हैं आप इसे। डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग टिश्यूज वैन वेयर द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबाइल एंड नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मैच्योर ऑर्गेन्स। तो जो सेंस में जा रहे हैं पार्ट्स प्लांट्स के, वहाँ से जब निकाला ही नहीं जाएगा, कोई एलिमेंट जा ही नहीं सकेगा क्योंकि मोबाइल नहीं है वो, तो यंगर में जाएगा नहीं, इसलिए यंगर टिश्यूज़ में फिर डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर करेंगे ऐसे एलिमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल सल्फ़र एंड कैल्शियम are a part of the structural component of the cell and hence are not easily released। तो कैल्शियम के लिए हमने देखा था इसी चैप्टर में, अभी पीछे रोल्स यहाँ पे बताए जा रहे थे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, एलिमेंट्स के। एंड कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में मिडल लैमेला में प्रेजेंट होता है, हमने देखा था। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है कैल्शियम, ये तो बहुत क्लियर है हमें। एंड सल्फ़र के लिए आप फेरिडोक्सिन से याद रख सकते हैं, जो कि एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जो कि पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी उसी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ऑफ कोर्स अगर हमें पता होगा कि डेफिशिएंसी जिस एलिमेंट की हो रही है वो मोबाइल है, तो उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो सेंसेंट हो रहे हैं पार्ट्स प्लांट के, इवेंचुअली वहाँ से उसको डिराइव कर ही लेगा प्लांट्स खुद से ही, तो उनको हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम मोबाइल एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो रही है, सिर्फ उन्हें ही हमें अप्लाई करना है। तो इसलिए ये एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट डिस्कस किए गए हैं काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम, जिनमें सबसे पहले आता है क्लोरोसिस, विच इज़ लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स। अब यहाँ पे क्लोरोफिल में स्टार्टिंग में क्लो आता है, यहाँ से क्लोरोफिल याद रखना है, उसके बाद लोरोसिस आ रहा है, इससे लॉस याद रखो आप, यानी इससे क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा। लेकिन इसके बाद कलर कैसा हो जाएगा लीफ का, ये भी याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरोफिल का एंड हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो
एंड में क्या आ रहा है क्लोरोफिल के वाई एल आता है, तो वाई एल से येलो याद रखो कि येलोइंग हो जाएगी लीव्स में क्लोरोसिस सिम्टम्स होने के बाद। दिस सिम्टम्स इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स, ये हम देखेंगे कैसे लर्न करना है। नेक्स्ट है नेक्रोसिस विच इज डेथ ऑफ टिश्यू पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू। अभी अभी हमने देखा कि क्लोरोसिस जो ये सिम्टम्स है वो लीव्स शो करते हैं, उसके एंड में सिस आ रहा है, तो जिसके एंड में सिस आएगा वो लीव्स ही उसको सिम्टम को शो करेंगे। ये यहाँ से लर्न करना है आपने, यानी ये एसोसिएटेड तो होगा लीव से, ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है, लेकिन एग्जैक्टली होगा क्या ये भी याद रखना ज़रूरी है। आप जानते होंगे जो हाईएस्ट पेनल्टी किसी प्रिजनर को दी जाती है विच इज़ हैंग्ड टिल डेथ, यानी जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसको रस्सी से लटकाया जाता है। एंड यहाँ पे वही से आपको ध्यान रखना है, नेक से गर्दन और आगे रोसिस लिखा है, मीन्स इससे रस्सी आपको याद आना चाहिए। तो किसी प्रिजनर को लटकाया गया है गर्दन से रस्सी के माध्यम से, तो जब तक उसकी मर नहीं जाता, डेथ नहीं हो जाती, उसको छोड़ेंगे नहीं, तो नेक्रोसिस से डेथ हो जाएगी टिश्यू की, ये यहाँ से क्लियर होना चाहिए। एंड लीफ टिश्यू की ही होगी, हमने अभी पीछे देखा। इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स, इनको हम अभी देखेंगे। लैक और लो लेवल ऑफ दीज एलिमेंट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, एंड ये तीनों की डेफिशिएंसी डिले इन फ्लावरिंग कोज करती है जब इनकी कंसंट्रेशन लो प्रेजेंट हो, यानी इनकी डेफिशिएंसी हो। अब देख लेते हैं कि इन सभी सिम्टम्स को लर्न हमें कैसे करना है। तो पहली ट्रिक है चालू मंकी फिर मांगे जामुन्स, यानी आपने ऑलरेडी मंकी कोई आपके पास आया हुआ है, बहुत सारी जामुन्स ऑलरेडी उसको दे दिया। ऑफकोर्स मंकी है तो एक जामुन में तो पेट भरेगा नहीं उसका, बहुत सारी जामुन्स ZNMNS जामुन्स आपने ऑलरेडी उसको दे दी हैं, तब भी वो चालाक है और घर ले जाने के लिए और मांग रहा है, तो चालू उसको बोल सकते हैं। तो चालू मंकी फिर मांगे जामुन्स, यहाँ से चालू से क्लोरोसिस एंड बाकी एमओ से मोलिब्डेनम, देन नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज एंड सल्फर, ये एलिमेंट्स आपको लर्न करने की, इनकी डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है नखरा मेगा कुक का, नखरा से नेक्रोसिस आपको याद आएगा, Mg से ऑफकोर्स मैग्नीशियम, देन कॉपर, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये जो होटल्स में बहुत बड़े बड़े कुक्स होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें बनानी आती हैं, ऑफकोर्स अगर किसी आदमी के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा आ गया तो उसके बाद नखरा भी उसके साथ आ ही जाता है, तो बहुत बड़ा कुक है तो नखरा उसका होगा ही, बहुत ज़्यादा पैसे वो लेगा। तो मेगा जो बड़े कुक्स होते हैं होटल्स में, इनका नखरा होता है, तो मेगा कुक का नखरा नेक्रोसिस से एसोसिएटेड डेफिशिएंसी इन एलिमेंट्स की होती है, ऐसे याद रखना है। आगे है नो साइकिल कम मोशन। अब आप स्कूल जाते हैं साइकिल से, लेकिन अगर किसी दिन साइकिल आपकी ख़राब हो जाए तो ऐसा तो नहीं है कि आप स्कूल जाएंगे नहीं, आप पैदल जाएंगे स्कूल में उस दिन। तो अगर साइकिल नो साइकिल जिस दिन ख़राब होगी आपकी साइकिल, कम मोशन होगा आपका, यानी उतनी तेज़ी से नहीं जा पाएंगे स्कूल, लेकिन जाएंगे ज़रूर, कम मोशन हो जाएगा नो साइकिल पे। अब नो साइकिल से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, बेसिकली सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो सेल साइकिल कहाँ से होगा, तो नो साइकिल यहाँ से। एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन इज कॉज्ड बाय के, यहाँ पे की डेफिशिएंसी से, के से पोटेशियम एंड मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन, ये तो दिख ही रहे हैं, तो इनकी डेफिशिएंसी से इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो जाता है। एंड लास्ट इज डिले फ्लावरिंग। अब जो इंसान को आप पसंद करते हैं, अगर उसको फूल फ्लावर्स देने में अगर आप डिले कर दें तो क्या समझता है वो आपके बारे में, उससे रिलेटेड ये ट्रिक है। मोहब्बत नहीं समझता, आपको यही बोलेगा ना वो कि उसको आप टाइमली फ्लावर्स नहीं दे रहे हैं, तो यही समझेगा कि तुमको प्यार व्यार कुछ नहीं आता है, तो मोहब्बत नहीं समझेगा, ये ऐसा आपके बारे में उसका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा अगर आप लेट कर रहे हैं फ्लावर देने में उस इंसान को। तो डिले फ्लावरिंग कोज होती है मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन और सल्फर की डेफिशिएंसी से, ये आपको ऐसे लर्न हो जाएगा। तो हो गए हैं ये चारों डेफिशिएंसी सिम्टम्स कवर्ड, सिर्फ 4 ही गिवन है एनसीईआरटी में। यू कैन सी फ्रॉम द अबव दैट डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स and that the same symptoms may be caused by the deficiency of several different elements। तो ये सेम सिम्टम्स तो हमने देख ही लिया, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले फ्लावरिंग, ये सेम ही सिम्टम है एंड बहुत सारे एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से हो रहा है, अलग अलग एलिमेंट्स की, तो ये तो यहाँ पे क्लियर ही हो रहा है। ये देख लेते हैं ऊपर वाला कि डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट
कोज मल्टीपल सिम्टम्स, ये ध्यान रखिए, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम मोलिब्डेनम के एग्जांपल्स है। इससे डिलीवरी फ्लावरिंग भी होती है सेम एलिमेंट से, इससे इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी होता है, और पहले वाला क्लोरोसिस भी इसी से हो सकता है। तो सेम एलिमेंट मल्टीपल सिम्टम्स भी कोज कर सकता है उसकी डेफिशिएंसी, और सेम सिम्टम्स बहुत सारे एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो सकता है, ये तो हमने देखा ही था अभी। Hence, to identify the deficient element, one has to study all the symptoms developed in all the various parts of the plant and compare them with the available standard tables. Standard tables वो हैं यहाँ पे एक साइड डेफिशिएंसी सिम्टम्स लिखे गए हैं और एक साइड कौन से एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं वो डाटा वहाँ पे लिखा गया है। तो सभी पार्ट्स के लिए आपको स्टडी करना होगा, एंड स्टडी द सिस्टम ऑफ वेरियस पार्ट्स, एंड एक अगर आपको डेफिशिएंसी एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज़ से ही इससे एसोसिएटेड है ये, कि एक ही एलिमेंट बहुत सारे कर सकता है और सेम सिम्टम्स बहुत सारे एलिमेंट से हो सकता है, इसी रीज़न से। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, असर्शन रीज़न ये क्वेश्चन बन जाता है। असर्शन क्या होगा यहाँ पे कि टू आइडेंटिफाई डेफिशिएंट एलिमेंट, हमें सारे सिम्टम्स सारे पार्ट्स में प्लांट के कंपेयर करने पड़ते हैं स्टैंडर्ड टेबल से। इसका रीज़न ये है क्योंकि एक ही एलिमेंट बहुत सारे सिम्टम कर सकता है और एक ही सिम्टम बहुत सारे एलिमेंट्स कोज कर सकते हैं, ये इसका रीज़न है। तो जहाँ पे हैंस बिकॉज ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे असर्शन रीजन बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे हो रही थी इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करवा दिया। वी मस्ट आल्सो अवेयर दैट डिफरेंट प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डेफिशिएंसी ऑफ द सेम एलिमेंट। तो इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि पीछे हमने देखा था कि बेनिफिशियल एलिमेंट्स कुछ होते हैं, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सेलेनियम एंड सोडियम, उनको कैसे लर्न करना वो भी हमने देखा था। तो हमने देखा था कि सिर्फ हाइयर प्लांट्स यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स ही उनको रिक्वायर करते हैं, यानी उनकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स रिस्पॉन्ड करेंगे, वही डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करेंगे। अगर दूसरे प्लांट्स में उनकी डेफिशिएंसी हुई क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं करते उनको, तो उनके सिम्टम्स वो शो नहीं करेंगे। तो इसलिए डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंटली सिम्टम शो करते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम सेम एलिमेंट के लिए। ऐसे आप इसको रिलेट करके वहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही कोज करते हैं टॉक्सिसिटी, मैक्रो नहीं। ये एग्जाम्पल से याद रखो जहाँ पे डिस्कस किया गया है, मैग्नीज़ का डिस्कस किया गया है जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही कॉज करेंगे टॉक्सिसिटी। द रिक्वायरमेंट ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज ऑलवेज इन लो अमाउंट्स। माइक्रो नाम से ही हमने देखा था छोटा इनफ्राउट होता है, छोटा मीन्स कम, यानी ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। वाइल देयर मॉडरेट डिक्रीज कॉज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। मॉडरेट मीन्स थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी हो जाती है, थोड़ी डिक्रीज होने पे कंसंट्रेशन, और थोड़ी इंक्रीज पे मॉडरेट इंक्रीज कॉजेज टॉक्सिसिटी। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच द एलिमेंट्स आर ऑप्टिमम। एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू बाय अबाउट 10% इज कंसीडर्ड टॉक्सिक। तो सबसे पहले तो ड्राई वेट की फॉर्म में मेजर की जाती है। हमने देखा था कंसंट्रेशन जहाँ पे मेंशन्ड थी मैक्रो और माइक्रो की, वहाँ पे भी ड्राई वेट यूज़ किया गया था। एंड कितना रिड्यूस हो जाने पर टॉक्सिसिटी कंसीडर कर ली जाती है, ये भी वहीं से याद रखो। 10 मिलीमोल्स पर केजी था वहाँ पे, 10 से 10% याद रखो यहाँ पे। अब इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़, ये भी ध्यान रखना है यहाँ से, मिनरल आयन कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ हो जाने से। बेसिकली टॉक्सिसिटी कंसंट्रेशन जब इंक्रीज़ हो जाती है तब होती है, तो इससे फॉल्स इंप्रेशन ये भी तो बनता है कि वेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा टॉक्सिसिटी से, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाने से। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है यहाँ पे। एंड इसको रिलेट करके समझ सकते हैं आप, केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक हार्मोन आपको मिलेगा थायराइड हार्मोन, जिसकी एक्सेस हो जाने से यानी उसकी टॉक्सिसिटी हो जाने से, इन अदर वर्ड से हमारे पास हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है, जिसमें बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR इंक्रीज हो जाता है, जिससे वेट डिक्रीज हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक्सेस हो रही है न्यूट्रिएंट की, तो BMR
जो मेटाबॉलिज्म होता है प्लांट में वो इंक्रीज़ हो जाएगा उसका रेट, और उससे फिर डिक्रीज़ होगा वेट यहाँ पे भी। सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन वैरी वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये भी हमने पीछे देखा था आयरन के केस में, आयरन वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स के द्वारा। तो कोई एक आयरन सबसे ज़्यादा है तो इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा होगा जो सबसे कम रिक्वायर्ड होगा। तो क्रिटिकल यानी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लांट्स की, डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, तो वहाँ से समझ सकते हैं आप। द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे आर इंटरमिंगल्ड और समटाइम्स कन्फ्यूज्ड विद द डेफिशिएंसी सिम्टम्स, जैसा कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है। टॉक्सिसिटी लेवल्स फॉर एनी एलिमेंट आल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट्स। ये जो पीछे हमने स्टेटमेंट देखी थी डेफिशिएंसी सिम्टम से रिलेट करके इसको पढ़ो कि डिफरेंट प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। यानी सेम एलिमेंट के डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट प्लांट में, वैसे ही टॉक्सिसिटी लेवल्स भी डिफरेंट प्लांट्स में सेम एलिमेंट के एलिमेंट के डिफरेंट हो सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। डेफिशिएंसी के लिए एक चीज़ है तो वो डिफरेंट नहीं हो सकते टॉक्सिसिटी के लिए, तो इन दोनों को रिलेट करके एक साथ याद रखो। मैनी टाइम्स एक्सेस ऑफ एनी एलिमेंट मे इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। यही यहाँ पे डिस्कस किया गया मैग्नीज के एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल द प्रोमिनेंट सिम्टम फॉर द मैंगनीज टॉक्सिसिटी इज द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। अभी अभी हमने देखा था कि क्लोरोसिस हो जाता है मैंगनीज की डेफिशिएंसी से, विच इज़ लॉस ऑफ क्लोरोफिल। अब अगर उसकी अधिकता है यानी उसकी एक्सेस हो रही है, टॉक्सिसिटी हो रही है, तो कुछ ऐड ऑन होगा। पीछे रिमूवल हो रहा था क्लोरोफिल का जब उसकी कमी थी, यहाँ पे एक्सेस है तो कुछ ऐड होगा, तो क्लोरोटिक वेन्स पे ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं एक्स्ट्रा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। डेफिशिएंसी से तो हमने देखा था क्लोरोफिल से एसोसिएटेड है ही, टॉक्सिसिटी भी क्लोरो से एसोसिएटेड है, यहाँ से क्लोरोटिक वेन्स आपको ध्यान रखना है। एंड कलर कैसा होता है इन स्पॉट्स का, ये अगेन कहाँ डेवलप कर रहे हैं उससे याद रखो। क्लोरोटिक में रो आता है और ब्राउन में भी रो आता है, तो ये ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, ये ऐसे ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हम मैंगनीज के ही डिस्कस कर रहे हैं, इसका ही जिक्र यहाँ पे आता है, ये ऐसे याद रखो। मैंगनीज के स्टार्टिंग में मन आता है, यानी जो अपनी मनमानी करता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जितनी उसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन है उससे भी ज़्यादा घुस जाता है प्लांट में मनमानी करके, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी होगी मैंगनीज की वजह से। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट मैंगनीज competes with iron and magnesium for uptake and with magnesium for binding with enzymes। अभी अभी हमने देखा था कि मैग्नीशियम से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है नाम मैंगनीज का। इसका मतलब ये जो दोनों हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ जिनमें compete कर सकता है मैग्नीशियम के साथ मैंगनीज, तो वो दोनों ही करेगा, तो अपटेक के साथ भी करेगा और बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स के साथ भी। लेकिन बाइंडिंग के साथ सिर्फ मैग्नीशियम करेगा, आयरन ये नहीं, ये याद रखो कि बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नाम मैग्नीज से मैग्नीशियम। एंड हमने देखा था बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स करके वहाँ पे एक टॉपिक है जिसमें जो सबस्ट्रेट्स आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं वो ऐसा करवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जिसके साथ मिल रहा है मैग्नीज वो मैग्नीशियम है, तो बाइंडिंग विद एंजाइम के साथ जो compete करेगा मैग्नीज वो मैग्नीशियम के साथ करेगा। एंड मैंगनीज होता है 25 और आयरन होता है 26, यानी ये दोनों आसपास आते हैं, इसलिए मिलते जुलते कुछ ना कुछ तो हैं ही, इसलिए अपटेक में compete करेगा मैंगनीज Mn यानी Fe के साथ। Mn also inhibit calcium translocation in the shoot apex। अभी हमने देखा कि मैग्नीशियम के साथ ये दोनों चीज़ों में compete कर रहा है। एंड मैग्नीशियम के नीचे ही आता है कैल्शियम, जो हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उसमें एस ब्लॉक में। तो इसे याद रखो कि इसको भी एक कुछ तरीके से इम्पैक्ट करेगा। एंड कैसे करेगा ये इसकी पोजीशन से याद रखो। मैग्नीशियम से नीचे प्रेजेंट होता है ना कैल्शियम, तो इसको नीचे ही रहने देता है, ऊपर नहीं आने देता, ऐसे याद रखो।
कैल्शियम को ट्रांसलोकेशन नहीं होने देता शूट एपेक्स में, नीचे प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम से नीचे ही रखता है इसको। देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैंगनीज में इनफैक्ट इंड्यूस डेफिशिएंसी इन आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, एंड दैट्स हाउ what appears as symptoms of manganese toxicity may actually be the deficiency of symptoms of आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि टॉक्सिसिटी सिम्टम डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं, बिकॉज दे कैन बी कन्फ्यूज्ड विद द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। एंड यहाँ पे ये लाइन एग्जैक्टली कैसे याद रखें कि एग्जैक्टली है क्या चीज़, व्हाट अपीयर्स टू बी मैंगनीज टॉक्सिसिटी, यानी ये अपीयर ही कर रहा है, एक्चुअलिटी में रियलिटी में ऐसा नहीं है, एक्चुअली है डेफिशिएंसी। तो इसको ऐसे याद रखो, यहाँ पे टॉक्सिसिटी तो एक ही की हो रही है ना मैंगनीज की, लेकिन डेफिशिएंसी सिम्टम्स तीन के अपीयर करेंगे यहाँ पे, तो वो डोमिनेट करेंगे टॉक्सिसिटी को, इसलिए जो अपीयर कर रहा है एमएन टॉक्सिसिटी वो एक्चुअली है डेफिशिएंसी ऑफ Fe, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये टॉपिक रिलेट करता है काफ़ी हद तक ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में जो हमने पढ़ा था, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, वही उन्हीं कंसेप्ट का यहाँ पे रिपीटिशन किया गया है एक तरीके से, एंड एक्सटेंड भी किया गया है उनको। तो दो तरीके होते हैं, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी डिमार्केटेड इन टू मेन फेजेज इन प्लांट्स। इन द फर्स्ट फेज an initial rapid uptake of ions into the free space or the outer space of the cell, the apoplast is passive, apoplast में passive uptake होता है पहले, and in the second phase of uptake ions are taken in slowly into the inner space, the symplast of the cell। तो apoplast और symplast क्या होते हैं ये रिकॉल करना होगा आपको ट्रांसपोर्टिंग प्लांट से। याद कीजिए, एपोप्लास्ट होता है द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड सेल वॉल्स, एंड एक और लाइन आती है वहाँ पे कि द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू एपोप्लास्ट occurs exclusively through the intercellular spaces and the walls region, यानी walls आते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस आते हैं एपोप्लास्ट में। ये एक और लाइन है वहाँ पे कि द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू एपोप्लास्ट ऑफर नो रेजिस्टेंस। बेसिकली यहाँ पे मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती, अगर उसके थ्रू जाना होता है वाटर को तो स्लो हो जाता है, वहाँ पे स्लो डाउन मूवमेंट हो जाती है मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की वजह से, इसलिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करता ये, इसलिए फास्ट मूवमेंट होती है, रैपिड अपटेक एपोप्लास्ट के थ्रू होता है, एंड यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है कोई भी, उसके थ्रू ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जो सोडियम पोटेशियम पंप जैसे पंप प्रोटीन लगे होते हैं वही एनर्जी यूज़ करके करवाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसलिए यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है, पैसिव ही होगा यहाँ पे। एंड सेकेंडली जब सेल वॉल से गुजर जाता है एपोप्लास्ट के थ्रू, सेल के अंदर लिया जाता है मेम्ब्रेन क्रॉस करके, सेल के अंदर वाले हिस्से को सिम्प्लास्ट बोला जाता है। तो ये मूवमेंट स्लो होती है जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है यहाँ पे। द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस, ये एक्चुअली गलत स्टेटमेंट है, मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन गलत ही हमें याद करनी है क्योंकि एनटीए सही गलत नहीं देखता, वो ये देखता है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द एपोप्लास्ट, यहाँ तक ठीक था, उसने ऑलरेडी बोल भी दिया एपोप्लास्ट में पैसिव मूवमेंट है ऊपर, तो इसको बेसिकली तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कर दिया है, कोई बात नहीं, ये यहाँ तक ठीक है। यूजुअली अकर थ्रू आयन चैनल्स द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज सेलेक्टिव पोर्स, ये गलती हो गई भाई। आयन चैनल्स जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जी हाँ मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो। एंड एपोप्लास्ट सेल कनेक्टेड सेल वॉल्स का सिस्टम होता है जहाँ पे मेम्ब्रेन का कोई नामो निशान नहीं होता। तो ट्रांस मेम्ब्रेन यानी जो मेम्ब्रेन में घुसे होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, वो सेलेक्टिव पोर की तरह एक्ट करते हैं। तो ये सिम्प्लास्ट का हिस्सा होना चाहिए आयन चैनल्स, ना कि एपोप्लास्ट का। लेकिन एनटीए यही आपसे यहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए एपोप्लास्ट से एसोसिएटेड है ये। तो इसको याद ऐसे ही रखो कि एपोप्लास्ट में पो आता है और सेलेक्टिव पोर्स में भी पो आ रहे हैं, मीन सेलेक्टिव पोर्स एपोप्लास्ट का हिस्सा होंगे, ये यहाँ से याद रखा जा सकता है। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट क्या है मैंने वो भी इसके साथ आपको बता दिया। ऑन द अदर हैंड द एंट्री और एग्जिट ऑफ आयंस टू एंड फ्रॉम सिम्प्लास्ट रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी विच इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। अब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट इसको बोल सकते हैं,
एक्टिवली भी होता है ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम सिम्प्लास्ट से, लेकिन पैसिवली भी होता है। ये आपको पता लगेगा पिछले चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से। बेसिकली इसलिए मैं बोल रहा था कि ये एक्सटेंशन है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का। वहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है सिम्प्लास्ट के थ्रू, ऐसा लाइन आती है, वाटर मूवमेंट इज अगेन अलोंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सेंटेंस आता है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में। तो पैसिव मूवमेंट कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है सिम्प्लास्ट में, ये ऐसा ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में डिस्कस किया गया है। एंड यहाँ पे उसका एक्टिव फॉर्म डिस्कस किया गया है, यानी प्रोटीन्स तो इंटीग्रल प्रोटीन्स इन्वॉल्व ही होते हैं सिम्प्लास्ट में, मेम्ब्रेन में, तो एक्टिव भी हो सकता है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी से जहाँ पे पॉसिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट होने की, एक्टिव प्रोसेस, वो सिम्प्लास्ट होता है। ये ध्यान रखना है, 2022 में इससे क्वेश्चन आ चुका है कि सिम्प्लास्ट से कैसा होता है, एक्टिव या पैसिव। तो definitely important concept to remember. The movement of ions is usually called flux. बेसिकली ये चीज़ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों आएंगे। वहाँ पे चार्ज की बेसिकली मूवमेंट हो रही है, तो आयंस में भी चार्ज ही होता है, तो आप समझ सकते हैं इससे फ्लक्स इज मोशन ऑफ आयंस, चार्ज यू कैन से। एंड फ्लक्स से फ्लो भी आप ध्यान रख सकते हैं, वो भी मूवमेंट ही होता है, तो फ्लक्स होगी मूवमेंट ऑफ आयंस। एंड द इनवार्ड मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द सेल, इनफ्लक्स उसको बोलते हैं, आउटवर्ड मूवमेंट को इफ्लक्स बोलते हैं। बेसिकली इनवार्ड के लिए तो इनफ्लक्स में इन आ ही जाता है, तो ये तो ऑब्वियस ही है। आउटवर्ड मूवमेंट के लिए ई फ्लक्स में ई से एग्जिट याद रखो, यानी सिम्प्लास्ट से बाहर, सेल से बाहर जो मूवमेंट होगी तो उसको ई फ्लक्स बोलेंगे। चैप्टर 11 यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, यानी इसकी और सारी डिटेल्स वहाँ पे कवर की जा चुकी हैं पिछले में। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट, ये भी मोस्टली वहाँ पे कवर किया जा चुका है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट यहाँ पे किया ही नहीं है। सॉल्यूट्स का ट्रांसलोकेशन यानी मिनरल जो साल्ट्स होते हैं, वाटर हो चाहे मिनरल साल्ट्स हो, ये इनका जाइलम के थ्रू होता है, फूड का होता है फिलोम के थ्रू। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछले चैप्टर में, लेकिन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जाइलम के थ्रू होता है, वो चीज़ भी यहाँ पे बताई है, उसको मैंने हाईलाइट किया है। यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटोप्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स substantiates the view that they are transported through the xylem। तो रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना होता है उसके थ्रू हमें ये पता लगा था। एंड दिस इज़ अगेन नॉट अ न्यू थिंग, पिछले चैप्टर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स की स्टार्टिंग में हमने इस चैप्टर के जो साइंटिस्ट थे उनके डिस्क्रिप्शन में ये पढ़ा था कि उन्होंने जो कार्बन एसिमिलेशन पाथवे होता है फोटोसिंथेसिस में, CO2 का जहाँ पे एसिमिलेशन होता है बेसिकली, तो रेडियो एक्टिव कार्बन लिया था CO2 में उन्होंने। तो कार्बन पाथवे को, फोटोसिंथेटिक पाथवे को इन्फ्रा आउट करने के लिए भी उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल किया था, रेडियो आइसोटोप का। इसलिए यहाँ पे भी अगर आपको पता लगाना है कि किसके थ्रू सॉल्यूट्स यानी मिनरल साल्ट्स का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, वहाँ पे भी रेडियो आइसोटोप्स का ही यूज़ होगा टू फाइंड आउट द रिजल्ट एट जाइलम। इसकी भी डिटेल्स यहाँ पे बोला गया है कि चैप्टर 11 पिछले में कवर किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है सोइल एज अ रिजर्वोयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। हमने देखा ही था CO2 और H2O यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन दोनों के थ्रू लिए जाते हैं, बाकी सारे मिनरल एलिमेंट सोइल से ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो ये रिजर्वोयर होता है एसेंशियल एलिमेंट्स का। majority of the nutrients become available to the roots due to the weathering and breakdown of rocks। तो फर्टिलाइजर्स हमने देखा था फॉस्फेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स रॉक्स से निकलते हैं, फॉस्फोरस, ये आप देखेंगे इकोलॉजी में जो कि क्लास 12 बायोलॉजी में आते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ से हमें मिलेंगे फॉस्फेट्स यानी फर्टिलाइजर्स, वही न्यूट्रिएंट्स की तरह एक्ट करते हैं। इसे याद रखो, मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स से, यानी रॉक्स के टूटने से। दीज प्रोसेसेस एनरिच द सॉइल विद डिजॉल्व्ड आयंस एंड इनऑर्गेनिक साल्ट। फॉस्फेट इनऑर्गेनिक होते हैं, ये तो हमें पता ही है, लेकिन डिजॉल्व्ड आयंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब पानी भी वहाँ पे प्रेजेंट है, उसके अंदर ये घुल जाएंगे। ऑफ कोर्स जहाँ से एब्जॉर्ब करता है हमारा प्लांट सॉइल से, वहाँ पे पानी ज़रूर प्रेजेंट होता है, उसी के अंदर ये घुले होते हैं, तो इसलिए बोला गया कि डिजॉल्व्ड आयन से एनरिच कर देती है वेदरिंग प्रोसेस सॉइल को। Since they are derived from the rock minerals, their role in plant nutrition is referred to as mineral nutrition. That's the name of this chapter.
न्यूट्रिएंट्स रॉक मिनरल्स, यानी जो आप बोल सकते हैं इसको, मिनरल्स क्या होते हैं बेसिकली, ओर्स मिनरल से ही डिराइव्ड होते हैं, उन्हीं से फिर एलिमेंट्स को निकाला जाता है। तो रॉक मिनरल से हमें ये एसेंशियल एलिमेंट्स मिल रहे हैं एंड प्लांट में ये न्यूट्रिशन का काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये इनके रोल को प्लांट्स में प्लांट न्यूट्रिशन में मिनरल न्यूट्रिशन कहा जाता है। Soil consists of a wide variety of substances. Soil not only supplies minerals but also harbors nitrogen fixing bacteria, other microbes, holds water, supplies air to the roots and act as a matrix that stabilizes the plant। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस डिस्कस किए गए हैं सॉइल के, एक एक को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है इट सप्लाइज मिनरल्स, ये तो इसके टाइटल से ही क्लियर होता है, सॉइल एज अ रिजर्वायर ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। उसके बाद है हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये हम आगे देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो कि सॉइल में पाया जाता है, रूट्स के अराउंड ही वो होता है, जो कि सॉइल में ही होते हैं। अदर माइक्रोब्स, अब जो डिकम्पोजिशन में रिक्वायर्ड होते हैं इसके अलावा दूसरे जैसे फंजाई और बैक्टीरिया दूसरे, वो भी सॉइल में ही पाए जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर में, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था, कि ज़मीन के अंदर बहुत गाड़ दिया जाता है डीपली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, क्योंकि वहीं माइक्रोब्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है सॉइल में, डिग्रेडेशन वहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। इट होल्ड्स वाटर, अब ये हम जानते हैं कि जो सॉइल के अलावा वाटर प्रेजेंट होता है हमेशा ट्रांजिट में रहता है, जैसे प्लांट्स रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ट्रांसपीरेशन के थ्रू बादलों में चला जाता है, बारिश के थ्रू फिर नीचे आ जाता है, हमेशा मोशन में रहता है, सिर्फ सॉइल के अलावा जहाँ भी प्रेजेंट होता है तो सिर्फ सॉइल में ही है जो एक जगह उसको होल्ड करके रखता है, तो इट होल्ड्स वाटर। सप्लाइज एयर टू द रूट्स, अब हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स के अंदर हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी थी वो बेसिकली रिप्लेस कर रही हैं सॉइल को ही। उनमें से एक थी एरिएशन की, यानी एयर प्रोवाइड करी थी तो रूट्स को, तो जो नॉर्मली फंक्शन होगा सॉइल का वही रिप्लेस कर रहे थे हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स में हम। तो एक फंक्शन इसका सप्लाइज एयर टू द रूट्स ये भी होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि रूट्स बिना ऑक्सीजन के तो रह नहीं सकते, लिविंग सेल्स वहाँ भी होती हैं, तो जानी जरूर चाहिए, डिफ्यूजन जरूर होना चाहिए सॉइल में ऑक्सीजन का। एंड इज आल्सो एक्ट एज अ मैट्री दैट स्टेबलाइजेस द प्लांट, इसका मतलब सिर्फ उसको एक जगह बनाए रखती है, प्लांट को पकड़े रखती है, स्टेबलाइज करती है, एनकरेजमेंट में काम आती है, यही इसका मतलब है मैट्रिक्स एक्ट करने का। सिंस द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स अफेक्ट क्रॉप यील्ड, देयर इज ऑफन अ नीड फॉर सप्लाइंग देम थ्रू फर्टिलाइजर, बेसिकली सप्लाई करने की उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है जो हमेशा मोबाइल रहते हैं प्लांट्स के अंदर, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स नहीं होते सेल के, इसका मतलब हमेशा ट्रांजिट में रहते हैं प्लांट्स के अंदर। तो जैसे दूसरे प्लांट पार्ट्स के अंदर वो जा सकते हैं यंग पार्ट्स के अंदर, वैसे प्लांट्स से बाहर भी जा सकते हैं, मीन्स उनकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो बोथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर्म द कंपोनेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो मैक्रो के लिए तो मैंने आपको बताया कि जो मोबाइल होते हैं, कैप्शन से हमने लर्न किया था, केस एक पोटेशियम, फिर फॉस्फोरस, सन फिर सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये तो हमने लर्न किया ही था मैक्रो के लिए। माइक्रो के लिए एक सीक्वेंस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम मैंगनीज 25 होता है जो, उसके बाद 26 होता है आयरन, इसके बाद आता है कोबाल्ट जो कि हिस्सा ही नहीं होता माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो यहाँ पे कैसे होगा वो बेनिफिशियल एलिमेंट्स में पाया जाता है, तो वो तो यहाँ पे होगा ही नहीं। एंड इसके बाद आता है निकल, तो ऐसे याद रखो जो एकमात्र माइक्रो न्यूट्रिएंट है इस सीक्वेंस में से जो फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट नहीं करता, वो है निकल। निकल जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट से, जब वो फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट कर रहे हैं उस रोल को निभाने से निकल जाता है, जो वहाँ से वो निकल होगा, ऐसे याद रखो इसको। तो निकल नहीं होगा, उसके बाद आता है कॉपर देन जिंक, दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो ये बेसिकली सीक्वेंस फॉलो हो रहा है यहाँ पे, जो फर्टिलाइज़र की तरह इनको यूज़ कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें सबसे पहला आता है नाइट्रोजन साइकिल। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज द मोस्ट
प्रेवलेंट एलिमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्राइम एलिमेंट होता है प्लांट्स में, ये हमने पीछे देखा था। एंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा इसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है लिविंग टिश्यूज़ के अंदर ही। ये हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में देखा हुआ, जहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है कि कौन से लिविंग में ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन से अर्थ कर्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन भी ज़्यादा पाया जाता है इनके अलावा। एंड नाइट्रोजन इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये हम जानते हैं, अमाइनो से अमाइन ग्रुप आता है एंड अमाइनो एसिड से बने ही होते हैं प्रोटीन्स। एंड पेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं, इसलिए प्रोटीन्स हिस्सा होंगे हॉर्मोन्स का, जिनमें नाइट्रोजन पाया जाएगा अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में। आगे है क्लोरोफिल, इसमें भी पाया जाता है नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना है आपने। बेसिकली एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। एंड पिगमेंट्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स दैट वी नो फ्रॉम बायोमोलिक्यूल चैप्टर। प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है, ये तो हम जानते ही हैं। मैनी ऑफ द वाइटामिन्स का भी ये कंपोनेंट होता है। अमीन आ रहा है वाइटामिन्स के पीछे, जो इसमें की NH2 ग्रुप होता है। प्लांट्स compete with microbes for limited nitrogen that is available in the soil। ये हम आगे देखने वाले हैं। नाइट्रेट बेसिकली सॉइल में प्रेजेंट होता है, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, एंड उसी को कुछ माइक्रोब्स नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में। एंड ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो दो बैक्टीरिया कौन से हैं जो ऐसा करते हैं, जिनमें वो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो उसी की डिटेल्स आगे डिस्कस की जाएंगी। डीनाइट्रिफिकेशन बेसिकली प्रोसेस होती है। दस नाइट्रोजन इज़ अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। तो वाइल्ड में जो प्लांट्स प्रेजेंट हो उनको नेचुरल प्लांट्स बोलते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स जो क्रॉप्स हम लगाते हैं वहाँ पे, दोनों ही जगह पे लेते तो सॉइल से ही हैं नाइट्रोजन को प्लांट्स। तो सॉइल दोनों जगह प्रेजेंट होती है। जहाँ पे लिमिटेड होता है नाइट्रोजन का कंटेंट, क्योंकि नाइट्रेट लिमिटेड है तो इसलिए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है इन दोनों ही इकोसिस्टम्स में। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम जॉइंड बाय अ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। एंड टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन N2 टू अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है तो N2 मॉलिक्यूल ही से हम समझेंगे उसको फिक्स किया जा रहा है, मीन्स उसको चेंज किया जा रहा है किसी अदर फॉर्म में। जैसे कार्बन फिक्सेशन होता है, उसमें CO2 को फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स में फिक्स किया जाता है, यानी चेंज किया जाता है। तो उसी से नाइट्रोजन फिक्सेशन समझो कि नाइट्रोजन का जो नेचुरल फॉर्म है जो हवा में प्रेजेंट है, जैसे वहाँ पे कार्बन की CO2 थी, यहाँ पे नाइट्रोजन की N2 है, इसको फिक्स किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा इनटू सम अदर फॉर्म, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा। एग्जैक्टली ये भी आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। एंड अगेन इसको फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन से ही रिलेट करके हम समझेंगे। कार्बन जो CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाता है कार्बन और ऑक्सीजन में CO2 के, तो फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट्स। वैसा ही यहाँ पे होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हाइड्रोजन ऐड होगा नाइट्रोजन में टू फॉर्म अमोनिया। इन नेचर लाइटनिंग एंड UV रेडिएशन प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO, NO2 and N2O, industrial combustions, forest fires, automobile exhaust and power generating stations are also sources of atmospheric nitrogen oxides। अब ये जो पैराग्राफ यहाँ पे गिवन है ये हमने कवर करा हुआ है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। यहाँ से सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक करती है जब स्काई में, और UV रेडिएशन इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर देती है और ऑक्साइड बनाते हैं नाइट्रोजन के। वहाँ पे डिटेल्स इसकी कवर की हुई हैं। एंड यहाँ पे रोल भी नहीं है बेसिकली इनका नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का। नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे डिस्कस की गई है, सिर्फ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इनका बेसिकली रोल भी नहीं है यहाँ पे। एंड वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में इनको एक्सप्लेन किया गया है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों एज अ पोल्यूटेंट एक्ट करते हैं एंड फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म करते हैं। उसके बाद जो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये एज अ ग्रीन हाउस गैस एक्ट करता है और ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। तो इनकी डिटेल्स आप वहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कोई यूज़ भी नहीं है इनका।
नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन है ये, इसका मतलब अमोनिया तो यहाँ से बनेगा, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से बनेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ओन आता है इसमें, ओन से याद रखो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का जब डिकम्पोजिशन होगा, ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती है। डीकम्पोजिशन मतलब वो डेड हो गए हैं जो एक टाइम पे लिविंग थे, उन पार्ट्स के डिकेइंग से, डिकम्पोजिशन से जो अमोनिया बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड, और प्रोसेस विल बी कॉल्ड अमोनिफिकेशन। एंड बेसिकली यही अमोनिया फिर सॉइल में जाएगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन हम जानते हैं इसके लिए जो माइक्रोब्स रिक्वायर्ड होते हैं सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो अमोनिया सॉइल में जाएगा और फिर वहाँ से नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, जो कि एक फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है प्लांट्स के लिए, वो ऑब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स। सो सम ऑफ दिस अमोनिया वोलेटाइल्स एंड री एंटर्स द एटमोसफेयर, बट मोस्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट बाय द सॉइल बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग स्टेप। तो थोड़ा सा उड़ जाता है ये, ऐसे याद रखो कि अमोनिया होती तो गैस ही है, तो वोलेटाइज हो जाती है एनवायरनमेंट में थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी ही होती है, याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि यही एक तरीका है प्लांट्स के लिए नाइट्रेट को सॉइल में पाने का। इसी के ज़रिए तो नीचे जा रहा है, जो डिकम्पोजिशन हो रहा है प्लांट्स और एनिमल्स का, उसी से जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन था उसी से अमोनिया बन रहा है, फिर वही नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। एक ही तरीका था, अगर यही बहुत सारा अमोनिया वोलेटाइज कर गया एनवायरनमेंट में तो प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, वो डेड हो जाएंगे, फिर हर्बेशियस एनिमल्स जो होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं वो डेड हो जाएंगे, यानी पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर बहुत सारा अमोनिया वोलेटाइज कर जाए, एनवायरनमेंट में चला जाए। इसलिए सिर्फ थोड़ा सा ही जाता है एनवायरनमेंट में, थोड़ा सा भी जाता ही है, ये मैंने बता दिया, क्योंकि गैस होता है लेकिन जाता थोड़ा है। मोस्ट ऑफ इट सोइल बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, क्योंकि इसकी ज़रूरत होती है प्लांट्स को। ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए इस रिएक्शन के। बेसिकली इसको नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड और नाइट्रोकोकस, एंड इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विद बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। इसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इसको अगेन इससे याद रखो, नाइट्रिफिकेशन में नाइट्री आ रहा है, नाइट्री से नाइट्रिक एसिड याद रखो, नाइट्रेट का जो एसिड होता है एनायन का, एंड क्योंकि वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे उसका एनायन है, यहाँ पे कैटायन है, पूरा नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है। यही वाटर में H+ और NO3- में टूटेगा, तो नाइट्रिक एसिड से नाइट्रिफिकेशन याद रखो कि उसकी फॉर्मेशन जिससे होती है। दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रोप्स। ये हम जानते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कि फोटो ऑटोट्रोप्स और कीमो ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं। जो केमिकल से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं होंगे कीमो ऑटोट्रोप्स, और सनलाइट से करने वाले होंगे फोटो ऑटोट्रोप्स। साइनोबैक्टीरिया होते हैं फोटो ऑटोट्रोप्स, एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि यहाँ पे एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसका एग्जांपल लिया गया है, वो होंगे कीमो ऑटोट्रोप्स। केमिकल्स ही तो हो गया, अमोनिया एक केमिकल है, उसको ऑक्सीडाइज करके ये फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इसलिए कीमो ऑटोट्रोप्स होंगे ये। एंड कौन से यहाँ पे माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं ऑक्सीडेशन में, ये आपको पता होना चाहिए। पहला है नाइट्रोसोमोनास एंड देन है नाइट्रोकोकस।